दोस्तों, आज की कहानी बिहार के समस्तीपुर जिला से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको बहुत ही दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, बिल्कुल हार्ट टचिंग कहानी है। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी सुन करके आप भी चौंक जाएंगे और आपको भी बहुत ही अजीब लगेगा कि इस दुनिया में एक विधवा औरत के लिए जीना कितना मुश्किल होता है और कितनी तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये कहानी बिहार के समस्तीपुर जिला की है। वहीं स्टेशन पर एक महिला होती है और बिहार की होती है, वहीं पे बैठी होती है, वो ट्रेन आने का इंतजार कर रही होती है। और एक व्यक्ति जो बगल के बेंच पे बैठा होता है, जहाँ रेलवे स्टेशन पर बना होता है सीमेंट का बेंच, जो कि यात्रियों के लिए होता है, वो लोग बैठ करके वहीं पर ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। और ठीक उसी तरह वो महिला अपने बच्चे को लेकर के बैठी होती है, जिसकी उम्र लगभग 5 साल रही होगी। बच्चे का नाम आर्यन होता है और उस महिला का नाम मीनाक्षी होता है। वो दोनों माँ बेटे वहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति जो दूसरी बेंच पर बैठा होता है, जिसका नाम होता है पवन। पवन उस बेंच पे बैठा होता है और जो वो बच्चा होता है, जो भी चीज़ी बेचने वाले इधर उधर आते हैं, और देखा जाए तो वहाँ पे जो स्टॉल लगा होता है जो चीज़ी वगैरह का, उसको भी बच्चा देखता है तो बार बार अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे वो चीज़ी चाहिए, कुरकुरे चाहिए, बिस्किट चाहिए। लेकिन माँ है कि बार बार मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो चीज़ी गलत है, गंदा है, ऐसे करके उसे बहलाती है और उसके बाद वो उसे उठा करके अपने आंचल का दूध पिलाने लगती है। लेकिन वो उतना बड़ा बच्चा, उसे उस तब भी पेट नहीं भरता है। वो रोता है और कहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे दिला दो दिला दो। लेकिन दोस्तों, वो माँ किस परेशानी में रहती है कि उस बच्चे को 5 रुपए 10 रुपए तक के चीज़ी भी नहीं दिला सकती है। और वो सब चीज़ें वो पवन देख रहा होता है। जब वो देखता है कि ये महिला उसको कुछ नहीं दिला रही है, आखिर बात क्या है, वो पवन जाता है और उसी स्टॉल से खरीद करके लेकर के आता है चीज़ी वगैरह। और 20 रुपए का जब एक कुरकुरा लेकर आता है अलग से, और उसे फाड़ करके खाने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं खाऊंगा, अगर वो बच्चा देखेगा तो मैं उसे इशारों में बुलाऊंगा, और होता भी यही है। वो खाता है और बच्चा जब देखता है तो उधर देखता है जब उसकी तरफ, तो वो बुलाता है, इशारा करता है, तो बच्चा तुरंत दौड़ करके आता है। जब आता है तो उसे वो खिलाने लगता है। तभी उसकी माँ मीनाक्षी देखती है और बोलती है कि आर्यन। वो तुरंत फिर वहीं पे चला जाता है। लेकिन जो पवन होता है कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, खा लेने दीजिए। वो कहती है कि नहीं। फिर भी वो जो आर्यन होता है वो नहीं मानता है। वो पवन कहता है कि आप मना मत कीजिए, मैं इसे दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और मैं खा रहा था तभी दे रहा हूँ, ऐसे में नहीं दे रहा हूँ। और उसी में से वो बच्चा खाने लगता है। और उसके बाद जब वो पूछता है कि तुम्हें और चीज़ें चाहिए, जो आर्यन होता है, बच्चा तो बच्चा होता है, वो तुरंत कहता है कि अंकल जी, मुझे और चीज़ें चाहिए। बस क्या था, वो पवन तो यही सोच रहा था कि बच्चा किसी तरह बहाना करे, वो या फिर मांगे कि मुझे बहाना मिले और मैं जा करके उसके लिए चीज़ी वगैरह ले आऊँ। क्योंकि पवन काफ़ी अच्छे खासे घर का था और बहुत बढ़िया इंसान था। वो तुरंत जाता है, करीब 100 रुपए का सामान पैक कराता है और ले करके आता है और तुरंत उस आर्यन को देता है और कहता है कि खाते चले जाना। वो कहता है कि ठीक है अंकल जी। वो उतना छोटा बच्चा जिसकी जो बोली होती है, तुतलाती है, वो बहुत ही पवन को मोह लेती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि कितना प्यारा बच्चा है। देखो, माँ को आज 10 रुपए नहीं है कि वो उस अपने बच्चे को चीज़ी दिला सके। जब ट्रेन आने का टाइम होता है तो उसी टाइम पवन पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो बोलती है मुझे दिल्ली जाना है। वो बोलता है पवन कि मुझे भी दिल्ली जाना है, लेकिन आपकी टिकट है। वो बोलती है कि नहीं, मेरी तो जनरल की टिकट है। वो बोलता है कि मेरी स्लीपर की टिकट है, आप चाहें तो इसमें मेरे साथ आप चल सकती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं जनरल में ही चली जाऊंगी। लेकिन पवन बार बार जिद करता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ आप चल चलिए, बच्चे के साथ में आप कैसे एडजस्ट करेंगी उस जनरल बोगी में। तभी मीनाक्षी को भी
ये बातें उचित लगती है और तभी ट्रेन आ जाती है और पवन के साथ में वो वहाँ पर चल देती है। और जब जाती है तो जो पवन होता है उसका तो स्लीपर का सीट होता है और इसके बाद उस मीनाक्षी को भी अपने सीट पर बिठाता है और जो आर्यन होता है उसको भी। और इसके बाद इन लोगों का सफ़र काफ़ी अच्छा कटने लगता है। जब ये बातें होने लगती है तो जो पवन होता है वो पूछता है कि आपको दिल्ली में कहाँ जाना है। वो बोलती है कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे जो कंपनी लिमिटेड थी और वहीं पे फंड सर्विस करता था। वो बताते थे कि जब मैं काम छोड़ूंगा या फिर नहीं रहूंगा तो जो भी फंड का पैसा है वो मिलेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसी की आस में मैं वहाँ पर जा रही हूँ, वो पैसा ही निकलवाने जा रही हूँ। तभी पवन पवन कहता है कि ठीक है और इसके बाद बातचीत करते करते रात हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है पवन खाना भी मंगाता है और ऑर्डर करने के बाद जब खाना आता है तो जो मीनाक्षी होती है वो भी खाती है और आर्यन भी खाता है और पवन भी खाता है। तीनों एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन मीनाक्षी थोड़ा आनाकानी करती है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी पवन कहता है कि कोई बात नहीं, ट्रेन पे चढ़े हमको 3 बजे से और इतनी टाइम हो गया, लगभग 8 बजने वाले हैं और आपको भूख नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन मीनाक्षी कहती है कि नहीं और पवन को साफ साफ दिखता है कि मीनाक्षी झूठ बोल रही है। और इसके बाद पवन फिर भी जिद करता है और उसे कहता है कि आप खा लीजिए। मीनाक्षी जो होती है वो खाने लगती है और इसके बाद जो आर्यन होता है खाना खाने के बाद वो तुरंत ही सो जाता है। जब सो जाता है तो वो पवन की सीट पर सोता है और इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो बैठी रहती है। पवन कहता है कि आप भी सो जाइए। वो बोलती है कि नहीं, आप सो जाइए, बच्चे के साथ में आप सो जाइए। वो पवन कहता है कि नहीं, आप सो जाइए और इसके बाद मीनाक्षी उस अपने बच्चे के साथ में सो तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर वो सोती नहीं है, उलट पुलट करती है और उसे नींद भी नहीं आती है। वो सोचती है कि बताओ कितना भला इंसान है कि अपने खुद बैठा है और मुझे बोल रहा है कि सो जाओ। और वो सोती नहीं है, उसे जब नींद नहीं आती है तो उठ करके बैठती है और जो पवन होता है उसे बोलती है कि आप सो जाइए बच्चे के साथ में। और उसके बाद जो पवन होता है उसे भी नींद आ रही होती है। वो जब लेटता है तो अपना पैर को थोड़ा समेट लेता है और कहता है कि एक साइड चाहे तो आप भी लेट जाइए। जो मीनाक्षी होती है वहाँ पे लेटती नहीं है, वो बैठती है और बैठती है तो जब पवन को नींद आ जाती है तो उसके पैर को अपने पास रख लेती है, अपने पैरों पर। और रखने के बाद उसे बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे किसी भगवान का वो पैर पकड़ रही हो। उसे मन ही मन समझ में आता है कि कितना भला इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। भगवान किसी न किसी रूप में इंसान को भेजते हैं और देखिए कि मेरी मदद कितना कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही सुबह होता है, दिल्ली आने वाला ही होता है कि तभी टीटी आ जाता है। जब टिकट चेक करने लगता है तो मीनाक्षी अपना जनरल बोगी वाला टिकट निकाल करके दिखाती है। जब वो देखता है तो कहता है कि तुम्हारा तो जनरल बोगी का टिकट है, लेकिन तुम स्लीपर में कैसे आ गई। तभी जो पवन होता है वो कहता है कि सर आप एक टिकट बना दीजिए, कोई बात नहीं। वो तुरंत 1500 का टिकट बनाता है। तभी जो मीनाक्षी होती है वो कहती है कि बताइए कि इतना ये लोग लूट रहे हैं। जब वहाँ से वो चला जाता है तब मीनाक्षी बोलती है। तभी पवन कहता है कि कोई बात नहीं, सीट तो मिल जाएगी ना। और उसके बाद उसे सामने ही एक सीट खाली पड़ी होती है, वो मिल जाती है। और इसके बाद दोनों काफ़ी अच्छे से सफ़र करते हैं और जैसे ही दोपहर होता है, दोपहर के 2 बजे उनकी ट्रेन दिल्ली पहुँच जाती है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो जो मीनाक्षी होती है अपने बच्चे को लेकर के वहाँ स्टेशन पर उतर जाती है और पवन भी उतर जाता है। जब पवन पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, मतलब कि इस पे कोई तुमको पता है कि कहाँ पे जाना है, एड्रेस मालूम है। वो मीनाक्षी कहती है कि ये कार्ड मेरे पास है। जब अपने पर्स में से कार्ड निकालती है तो कार्ड जब पवन देखता है तो वो नोएडा का होता है, जहाँ पे उसके पति काम कर रहे होते हैं। वो देखता है तो कहता है कि ये तो कंपनी नोएडा में है और आपको नोएडा जाना पड़ेगा। वो कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। तभी पवन कहता है कि तुम कैसे जाओगी और कितना ज़्यादा कहाँ पूछोगी और लंबा समय भी लगेगा और दूरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ से जाने का, और तुम अकेली महिला कैसे जाओगी। तभी वो कहती है कि मैं किसी तरह पूछते चली जाऊंगी।
वो कहता है कि नहीं, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, अगर तुम कहो तो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारी मदद कर देंगे, अगर इस कंपनी तक पहुंचा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जो पवन होता है उसको तो दिल्ली जाना होता है, क्योंकि उसका वहाँ पे घर होता है दिल्ली में। लेकिन वो वहाँ ना जा करके उस मीनाक्षी के साथ में वो नोएडा जाता है। जब कंपनी के पास में पहुँचते हैं वो दोनों बच्चे को लेकर के, तो वहाँ पे जब बातचीत होती है मैनेजर से, तो वो कहते हैं कि मीनाक्षी बात करती है कि मेरे पति यहाँ पर काम करते थे और उनका जो फंड सर्विस है, जो फंड कटता था, वही पैसा मैं निकलवाने के लिए आई हूँ। तभी वो देखता है, जब उसका नाम वगैरह जब देखता है तो निकालता है, तो कहता है कि इसमें तो आपका नाम ही नहीं है कहीं, क्योंकि इसमें जो पत्नी का नाम होना चाहिए नॉमिनी में, ये आपका नाम नहीं है, क्योंकि वो जो आपके पति हैं उनके पिताजी का नाम है, यानी आपके ससुर जी का नाम है। मीनाक्षी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। वो बोलती है कि इसी आस में मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, अगर हो सके तो आप अपने ससुर को फ़ोन करिए और उन्हें बुलाइए, इसके बाद सारा काम हो जाएगा, और वो देना चाहे तो आपको पैसे दे सकते हैं। लेकिन जो मीनाक्षी होती है उसे सब कुछ पता होता है। वो जो पवन होता है मीनाक्षी से नंबर लेता है और उसके ससुर को फ़ोन करता है और कहता है कि अंकल जी, आप आ जाइए नोएडा, जहाँ आपके बेटे ने काम किया है कंपनी में, वहीं पर नॉमिनी में आपका नाम डाले हैं। तभी जो उनका ससुर होता है मीनाक्षी का, वो कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, और इसके बाद फ़ोन काट देता है। तभी मीनाक्षी से वो मैनेजर पूछता है कि ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? वो कहती है कि 6 साल पहले। और वो पूछता है कि आपके पति कब से काम करना शुरू किए थे इस कंपनी में? वो कहती है कि 8 साल पहले। तभी वो मैनेजर कहता है कि यही बात यहाँ पे आके फंस रही है कि आपकी शादी 6 साल पहले हुई है, तो जब वो काम करना पहले शुरू किए थे तो इसीलिए नॉमिनी में उन्होंने अपने पिताजी का नाम डाल दिया था, और इसीलिए आपका पैसा नहीं निकल रहा है। तभी जो मीनाक्षी होती है वो कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब आपके ससुर आने वाले हैं तो वो आपको भी लेकर के चले जाएंगे, आप अकेली कहाँ जाएंगी? और वो मीनाक्षी पूछती है कि फिर हम कहाँ जाएंगे? वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पर दिल्ली में अपना मकान है, मैं वहीं पे जाऊँगा, और तुम भी मेरे साथ चाहो तो 2-3 दिन वहाँ रह सकती हो, और जब तक तुम्हारे ससुर जी ना आए, उसके बाद जब आ जाएंगे तो यहाँ पे जो भी साइन करना है कर लेंगे, पैसे निकल जाएंगे, उसके बाद तुम्हें भी लेकर के और बच्चे को भी लेकर के वो अपने साथ चले जाएंगे। मीनाक्षी कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो उसके साथ चली जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो ज़्यादा बड़ा नहीं उसका मकान होता है, 40 गज का मकान होता है, और 2 मंजिला बना होता है। ऊपर वो किराएदारों को दे दिया होता है और नीचे खुद रह रहा होता है। जब वहाँ पे जाता है, जब वो अपना कमरा खोलता है पवन, तो बहुत ही ज़्यादा उसके कमरे में गंदगी हो गई होती है, क्योंकि वो गांव काफ़ी पहले ही चला गया होता है, महीने 1.5 महीने उसको लगभग हो गए होते हैं, और इसके चलते उसके घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई होती है। जो मीनाक्षी होती है तुरंत झाड़ू लेकर के उसका घर साफ करने लगती है और सामान समेटने लगती है, क्योंकि एक महिला और एक आदमी से बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जितना घर महिला सजा सकती है, आदमी बहुत कम ही ऐसा कर सकता है। और जब मीनाक्षी घर को सहेज देती है, सारा सामान एडजस्ट कर देती है, और सफाई करने के बाद जब उसको पोछा ओछा लगा देती है, तो उसका घर इतना अच्छा लगता है कि जब पवन बाहर से आता है, क्योंकि वो 1.5 महीने का गांव गया होता है, घर में उतना ज़्यादा राशन नहीं होता है, दूध वगैरह बच्चे के लिए भी नहीं होता है। वो जाता है दुकान से लेकर के आता है, तो देखता है कि उसका घर ही बिल्कुल, उसका कमरा लग ही नहीं रहा था कि उसका कमरा है। वो आता है और देखता है तो हंसने लगता है और कहता है कि मीनाक्षी जी, आपने तो मेरा घर ही चमका दिया, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा रूम है कि किसी और का। वो हंसने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, ये आप ही का रूम है। और इसके बाद खाना बनाती है और सब लोग खाना खाते हैं, बच्चा दूध पीता है, और उसके बाद आराम करते हैं। और जो पवन होता है अगले दिन से ही वो अपने ड्यूटी पर जाने लगता है। दूसरे ही दिन पवन फ़ोन करता है उसके ससुर के पास और कहता है कि अंकल जी, आप कब आएंगे? वो बोलता है कि मैं कल आऊँगा, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी बहू भी इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आप बताए नहीं कि आप कब आएंगे। वो कहता है कि मैं आऊँगा अभी बाद में।
तभी पवन कंपनी में फ़ोन करता है, कुछ काम होता है उसका। जब वो फ़ोन करता है तो जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो बताते हैं कि आप बार-बार फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पे पैसे के लिए, लेकिन जिसका पैसा था वो तो लेकर के चला गया। तभी पवन कहता है कि किसका पैसा था? वो बताता है कि जो एक बूढ़ा आदमी आया था यहाँ पे साइन किया, जो काम करता था उसके पिताजी, जो आया और साइन किया और पैसा लेकर के यहाँ से चला गया। तभी पवन उसके ससुर को फ़ोन करता है और कहता है कि अंकल जी आप आएँ और हमें बताए भी नहीं, क्योंकि आपने पैसा दिए होते चाहे नहीं दिए होते, लेकिन अपने बहू को और अपने पोते को लेकर के गए होते। तभी वो कहता है कि मुझे बहू और पोते से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जहाँ वो रहें मुझे इससे लेना देना नहीं है। जब मेरा बेटा नहीं है तो बहू और पोते का मैं क्या करूँगा? तभी वो पवन कहता है कि देखिए अंकल जी, आपकी बहू है, आपके ही बेटे से तो ये पोता है, आपके बहू से कोई नहीं लगाव है तो पोते से तो लगाव है। लेकिन वो कहता है कि मुझे बहू या फिर पोता, मेरे पोते से कोई लगाव नहीं है मेरा। और इसके बाद वो तुरंत फ़ोन काट देता है। अब पवन बड़े ही असमंजस में पड़ता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं? और तभी जो मीनाक्षी होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही उम्मीद लेकर के यहाँ पर आई थी कि मेरे पति का पैसा निकल जाएगा और इसके बाद मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं हैं और मुझे आप कृपा करके 500 रुपए दे दीजिए और मुझे स्टेशन पे गाड़ी पे बिठा दीजिए, मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। तभी जो पवन होता है वो कहता है कि तुम गाँव चली जाओगी। जो पवन होता है कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन और रह लो, देखता हूँ जो होता है उसके बाद मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा। और देखते ही देखते महीने 1.5 महीने बीत जाते हैं। जब पवन को हर तरह से सुख सुविधा मिलने लगती है, क्योंकि औरत तो औरत होती है। जब वो ड्यूटी से आता है तो मीनाक्षी उसके लिए खाना बना करके रखती है और उसके कपड़े भी धोती है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी एक गृहिणी का काम होता है वो करती है। और उसका बच्चा भी बहुत ही अच्छा होता है। वो पवन से इतना घुल मिल गया होता है, उसे अंकल जी करके वो थकता नहीं है और बहुत ही खुश होता है। उसको तो ऐसे लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया हो, क्योंकि एक बच्चा को क्या चाहिए, चिज्जी वगैरह खाने के लिए अच्छे-अच्छे चीज़ वो लेकर के आता ही था और उससे उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। इसके लिए वो जैसे ही नाम लेती है यहाँ से जाने के लिए, उसका बच्चा कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तभी वो कहती है कि नहीं, हम अंकल जी के साथ बस ऐसे ही आए थे, बेटा हमको जाना पड़ेगा। लेकिन जो पवन होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो अब आर्यन के बिना रहा ही नहीं जाएगा और तुम कैसे आसानी से कह दे रही हो कि मैं चली जाऊँगी। लेकिन जो मीनाक्षी होती है उसका भी अंदर से मन नहीं होता है जाने का, लेकिन वो क्या करे, वो कहती है कि मैं कितना दिन किसी के ऊपर बोझ बन करके रहूँगी। तभी पवन कहता है कि कौन कह रहा है कि तुम बोझ बन करके हो मेरे ऊपर? मैं तो अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों के बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। तभी एक दिन की बात है, वो खाना बना रही होती है मीनाक्षी और पवन ड्यूटी से आता है और जब ये अंकल जी करके जब ये चिल्लाता है, दौड़ता है, पवन उसे गोद में उठा लेता है और उसके बाद घर में लेकर के आता है। जब आता है तो चिज्जी वगैरह वो लेकर के अपना एक साइड बैठ करके खाने लगता है। वो बहुत मस्त मगन हो जाता है जब चिज्जी मिल जाती है उसे। और इसके बाद पवन मीनाक्षी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम अपने ससुराल जाओगी तो तुम क्या अच्छे से रहोगी? तभी वो कहती है कि मैं ससुराल तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा ससुराल में कोई अस्तित्व नहीं है। जब मेरे पति थे तो मेरी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन अब मेरे तो पति भी नहीं हैं और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास हैं वो बहुत ही ऐसी इंसान है कि मुझे हर तरफ से दुःख देना चाहती हैं और मैं वहाँ तो जाऊँगी नहीं। मैं कहीं जाऊँगी जहाँ पे किसी के घर में झाड़ू-पोछा का काम मिलेगा, चाहे जैसा भी काम मिले मैं कर लूँगी और अपने बच्चे का पेट पाल लूँगी। जब इतनी बात पवन सुनता है तो उसके भी आँसू आ जाते हैं और इधर मीनाक्षी रो भी रही होती है और उससे कह भी रही होती है। तभी पवन कहता है कि कोई बात नहीं, मीनाक्षी मैं एक बात कहूँ तुमसे? तभी वो कहती है कि हाँ बोलिए। वो कहता है कि मीनाक्षी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम भी करती हो। तभी वो गले लिपट जाती है और पवन के और रोने लगती है ज़ोर-ज़ोर से और कहती है कि मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब तो मुझसे रहा नहीं जाएगा तुम्हारे बिना, मैं क्या करूँ? लेकिन मैं तुमको छोड़ करके कैसे जाऊँगी? लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। ये प्यार कोई प्यार नहीं है। जब ऐसे बोलती है मीनाक्षी तो पवन कहता है कि कौन कहता है कि प्यार प्यार नहीं है?
कोई बात नहीं। और इसके बाद वो अपने माता पिता से बात करता है और मीनाक्षी से ये भी कहता है कि मीनाक्षी, अगर हम ये शायद पहले बात कर लिए होते तो शायद बात बन गई होती। और वो हमारे लिए लड़की भी देखी जा चुकी है, और अब मैं क्या बताऊं, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है अपने माता पिता से। तभी भी वो अपने माता पिता को जब फोन लगाता है, बात करता है, तो कहता है कि माँ, मुझे एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरा बेटा इकलौता औलाद है बेटा, जिसमें तेरी खुशी है हम लोग उसी में राजी है। और हमने अभी तो अच्छे से लड़की को कहीं फिक्स भी नहीं किया है, कहीं वैसी लड़की भी देखी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही अभी देख ही रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन जो पवन होता है उस बच्चे के बारे में नहीं बताता है। और जैसे ही उसको लेकर के जब अपने गांव जाता है, तो गांव जाने के बाद जब उसके माता पिता को ये बात पता चलती है कि इस औरत के पास एक बच्चा भी है और ये शादीशुदा औरत थी जिसका पति मर गया है, वो लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो उन्हें दुख होता है बहुत ही ज्यादा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें यही औरत तुम्हें पसंद आई तो हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जैसे तुम खुश रहो। और इसके बाद बहुत ही अच्छे से दोनों की शादी हो जाती है एक मंदिर में। और इसके बाद समझ लीजिए दोस्तों कि ये 2020 की बात है, और 2020 से लेकर 2025 तक आज तक उन लोगों के बीच कोई भी दरार, कोई भी गलतफहमी आज तक पैदा नहीं हुई। और वो आज भी वही दिल्ली लेकर के अपने पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर के वही दिल्ली रहता है, और एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं दोनों। और काफी प्यार है दोनों में, काफी लगाव है, और बहुत ही अच्छे से दोनों अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।